हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा साइंस क्लासेस वीडियो लेक्चर्स। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज के मोटिवेशन के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया क्वोट, और वो है कि हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ये भी लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसी के साथ हम काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है डिफेरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। सो जनवरी 1921 में मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन सभी लोगों का रिस्पॉन्ड अपने अपने तरीके से अलग अलग रहा। तो बच्चों, यहाँ पर भी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो मिडिल क्लासेस ने की। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, उनके तो मज़े हो गए, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपना वर्क बंद कर दिया। जो टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और जो वकील लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। लेकिन मद्रास के अलावा ज़्यादातर लगी जगह पर इसी तरीके से लोग जो है वो बायकॉट कर रहे थे। मद्रास में इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, और वो लोग गैर ब्राह्मण थे, और वे लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम जो चुनाव होंगे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें उतना ही अधिकार मिल जाएगा जो इन जनरल ब्राह्मणों को मिलता था। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो अंग्रेज़ों को क्या क्या नुकसान किए गए हमारे द्वारा। सबसे पहले लीकर शॉप्स जो थी, यानी कि शराब की दुकानें जो थी, उनकी पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मीनिंग ज़रा ध्यान समझिए। ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें लोगों को किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या शॉप या ऑफिस में जाने से रोक दिया जाता है। चूँकि विदेशी कपड़ों को जला दिया जाता था, उनकी होली जलाते थे, तो उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई। हमने विदेशी कपड़ों का जो व्यापार था वो 102 करोड़ के बिज़नेस से 57 करोड़ पर आकर के रह गया। हमारे बहुत सारे लोकल ट्रेडर्स भी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए, और सारा पैसा खादी वस्त्रों में लगाया जाने लगा, यानी कि देशी वस्त्रों के निर्माण में लगाया जाने लगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ही समय बाद मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि खादी जो वस्त्र होते थे वो बहुत महंगे होते थे, जबकि विदेशों में फैक्ट्री में बने हुए कपड़े बड़े सस्ते होते थे। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के जो भी संस्थाएं थी, जैसे कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज थी, अंग्रेज़ों के स्कूल्स थे, उस समय सारा उन्होंने अपने अंडर में ले रखा था। तो हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे जिससे कि हम उनका विरोध कर सके। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे वो बेचारे वापस अपने अपने स्कूलों की तरफ चल दिए, और जो वकील थे उन्होंने भी कोर्ट्स को वापस से रीजॉइन कर लिया। बच्चों, गाँवों की भी लगभग यही स्थिति थी। गाँव में हमें अवध के बारे में बताया है। यहाँ पर बाबा रामचंद्र सन्यासी के बारे में हमें बताया गया है, जो पहले एक लेबर थे फिजी में, और बाद में इन्होंने लीड किया अवध के अंदर इस आंदोलन को। बहुत सारी जगहों पर नाई धोबी बंद का भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कि किसानों से बेगार करवाई जाती थी। इसलिए उनके हकों के लिए लड़ने के लिए अवध के बाबा रामचंद्र आगे आए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया, तो बाबा रामचंद्र अपने आंदोलन में लगे हुए थे। इन दोनों ने अपनी मुलाकात की, और उसके बाद अक्टूबर में अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड की। ये एक संगठन था, और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर लगभग 300 ब्रांचेस इस संगठन की बनाई, और इस आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया है। मतलब किसानों के आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। फाइनली 1921 में आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन गांधी जी ने बोला था अहिंसात्मक आंदोलन करने का, लेकिन हम तो भारतीय ठहरे। हमें अगर कोई यूँ बोलेगा कि सिर्फ तालियां और थालियां बजानी है, तो हम गो कोरोना गो करके डांस करने चौराहे पर आ जाएंगे। तो फाइनली हुआ ये कि लोगों ने लूटपाट मचा दी, और किसानों ने ज़मींदारों के घर जा कर के और अनाज लूट लिया, और ये सब महात्मा गांधी के नाम पर हो रहा था। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और कांग्रेस भी इस सब से बहुत ही नाखुश थी। अब बच्चों, आदिवासी लोगों ने इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920 में आदिवासी लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट शुरू कर दिया। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ों पर या किसी भी अपने दुश्मन पर छुपकर छोटी छोटी टुकड़ियों से वार करना, अचानक से वार करना, जिससे उससे संभलने का मौका ना मिले और अपनी जीत हो। ऐसी स्थिति में कम सेना के साथ भी आसानी से युद्ध जीता जा सकता था, और आदिवासी लोग इसमें काफ़ी निपुण थे। इसीलिए वो लोग गुरिल्ला वारफेयर कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ।
तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये सोच तो रहे होंगे कि आदिवासियों को क्या पड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने की। एक्चुअली आदिवासी लोग जंगलों में रहा करते हैं और अंग्रेज़ों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया था और इन लोगों को इन्हीं के घर से, इन्हीं के जंगलों से निकाल दिया था। यहाँ तक कि वो इन्हें जलाऊ लकड़ी और फल और अन्य औषधीय सामान जो जिनसे इनका जीवन यापन होता था वहाँ वो भी लेने नहीं देते थे। यानी कि इन्हें इन्हीं के घर से निकाल दिया गया था और इनके ट्रेडिशनल राइट्स इनसे एक प्रकार से छीन लिए गए थे और इन्हें बेगार करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मैंने आपको पिछले क्लिप्स में बेगार का मतलब समझा दिया है, वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। और फिर हमारे बीच में आएगी, इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू और इन्हें आप साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत कह सकते हैं। कारण ये ऐसा कहते थे कि ये लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, मतलब ये आज होते तो शायद हम में से किसी को कोरोना से तकलीफ़ नहीं होती। ये गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। इन लोगों ने सारे जनजाति लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सारे विद्रोह किए। इन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए, ये अधिकारियों को मारने की कोशिश की और बहुत सारे गुरिल्ला वारफेयर में ये शामिल रहे। हालांकि ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और ये भी मानते थे कि गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन से यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत सारी प्रेरणा भी ली थी, किंतु हिंसक जो आंदोलन थे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ये मानते थे कि बिना हिंसा के हम लोग नहीं जीत सकते अंग्रेज़ों से, इसलिए इन्होंने पुलिस अधिकारियों पर बहुत सारे हमले किए और 1924 में इनको फांसी दे दी गई और लेकिन तब तक ये सुपरस्टार बन चुके थे। अब चलते हैं बच्चों आसाम के बागानों में। दरअसल बागानों के जो मज़दूर थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत प्रेरित थे, लेकिन 1859 में बने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने उन्हें बागानों के अंदर कैद करके रखा हुआ था। यानी कि ये जो मजदूर थे, ये मजदूर अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, किंतु जब उन्हें पता चला कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं तो ये उस मूवमेंट में शामिल होने के लिए वहाँ से निकल गए। इन्हें लगा कि अब इन्हें किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी यही गलतफहमी इन्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा दुखदाई रही, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज़ों से अपना पीछा छुड़ाकर भागे और स्टेशन तक गए, लोकल स्टेशन तक, तो पता चला कि वहाँ रेलवे स्टीमर्स की हड़ताल है, यानी कि ट्रेन्स नहीं चल रही थी और स्टेशंस पर इन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और बेचारे मज़दूरों की बुरी तरह धुनाई हुई और इन्हें वापस अपने अपने बागानों में लौटना पड़ा। तो बच्चों, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत सारे लोकल इंसिडेंट्स को इस पार्ट में समझा। ये सब छोटे छोटे लोकल मूवमेंट्स थे, लेकिन ये सब अपने आप को कोलैबोरेट कर चुके थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में। कहीं ना कहीं इन सभी मूवमेंट्स ने अपने आप को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के साथ जोड़ लिया था, महात्मा गांधी के साथ जोड़ लिया था। लेकिन ये लोग महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों को ठीक से नहीं समझ पाए, इसीलिए कई जगह गुस्से में आकर इन लोगों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। बावजूद इसके सिर्फ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर, उनके बुलाए जाने पर सारा देश एकजुट हुआ और फाइनली हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर एक इंसिडेंस हुआ जिसके चलते कुछ गांधी जी के मन में भी ऐसा आया कि उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा, और वो था चौरी चौरा इंसिडेंस, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस पार्ट को ठीक से रेडी करें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें। इस पार्ट में मैंने विशेष रूप से बुलेट पॉइंट्स में इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको इस पार्ट में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ आया तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।